हेलो गाइस, मैं सुमित सागर आप सभी का स्वागत करता हूं एमजीआईसीएस के इस ऑनलाइन मंच पे। आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। जैसे कि आप सभी को पता है, इंडिया को जो इंडिपेंडेंसी मिली थी वो मिली थी 1947 में। वो इंडिपेंडेंसी एक एक्ट के बेसिस पे मिली थी, जिस एक्ट का नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। तो गाइज ये एक सिंगल एक्ट नहीं था, है ना, ये क्रोनोलॉजी थी एक्ट, है ना, एक बहुत सारी सीरीज थी एक्ट की। और उसी सीरीज में दो इंपॉर्टेंट एक्ट है जो अपने एमपीपीएससी के सिलेबस में भी कवर किए गए हैं। ठीक है ना, वो है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आज आप पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, इसको मॉन्टेग्यू क्लेम्स फॉर रिफॉर्म एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, अपन समझेंगे इसका नाम ये कैसे पड़ा। ठीक है, एक्चुअली दो ऑफिस हुआ करते थे उस टाइम, एक था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और दूसरा था वाइस रॉय। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो एक तरीके का कैबिनेट मिनिस्टर था ब्रिटिश पार्लियामेंट का। ठीक है ना, और वो उस टाइम पे हुआ करते थे मॉन्टेग्यू, जो कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। ठीक है, वहीं पे आप वाइसरॉय देखेंगे, ये ऑफिस था इंडिया में। ठीक है, ये चीफ एग्जीक्यूटिव हुआ करता था इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है ना, और वो उस टाइम पे थे क्लेम्सफोर्ड। ठीक है, और इन दोनों का जो काम है ना, वो कोऑर्डिनेशन था एक दूसरे के साथ। और वो इसलिए था कि जिससे इंडिया में पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है कन्वीनियंटली परफॉर्म हो पाए। ठीक है ना गाइस, तो उस टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉन्टेग्यू थे और वाइसरॉय थे अपने क्लेमफोर्ड। इन्हीं के बेसिस पे, ठीक है ना, इस एक्ट का नाम पड़ा। ठीक है ना, उसको अपन कहते हैं मॉन्टेग्यू क्लेमफोर्ड रिफॉर्म एक्ट 1919। ठीक है ना गाइस, अपन आगे चलते हैं। इस एक्ट को एक्चुअली अपन चार पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे इसका बैकग्राउंड, कि कौन कौन से ऐसे मेजर इवेंट हुए जिसका इफेक्ट इस एक्ट पे पड़ा। ठीक है ना, फिर अपन देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन से चेंजेस देखने को मिले। ठीक है ना, और सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेशन में इसके साथ साथ कौन से चेंजेस अपन को देखने में मिले हैं। ठीक है ना गाइस, तो अपन आगे चलते हैं। सबसे पहले अपन कवर करेंगे बैकग्राउंड को। ठीक है ना, तो मेजर इवेंट देख लेते हैं। ठीक है, ईयर 1914 में वर्ल्ड वॉर बिगिन हुआ और इस वर्ल्ड वॉर में इंडियंस ने ब्रिटिशर्स का काफ़ी सपोर्ट किया। और ये सपोर्ट इस एक्सपेक्टेशन से किया गया कि जो इंडियंस की डिमांड है वो ब्रिटिशर्स जो है वो फुलफिल कर देंगे वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद। ठीक है ना गाइस, और जो इंडियंस की डिमांड है वो देखने को मिलती है ईयर 1916 में। ठीक है, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जॉइंट सेशन होता है। और इस जॉइंट सेशन में कुछ कॉमन गोल्स और डिमांड्स रखी जाती हैं। ठीक है ना, और उस डिमांड पे एक पैक्ट बनता है जिसको अपन कहते हैं लखनऊ पैक्ट। ठीक है ना, इन्हीं के प्रोविजंस को अपन आगे पढ़ते जाएंगे इस एक्ट में। ठीक है ना, और उसके जस्ट एक साल बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट एक डिक्लेरेशन करती है। ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन अगस्त डिक्लेरेशन। ठीक है, ये 1917 में आया था। इसको मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन भी कहते हैं क्योंकि उस टाइम अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे वो एडविन मॉन्टेग्यू जी थे, है ना गाइस। तो इस एक्ट में जो कहा गया था वो ये कहा गया था कि हम इंडिया में ग्रेजुअली, ठीक है ना, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना करेंगे। ठीक है ना, इस डिक्लेरेशन को अपन थोड़ा डिटेल में और देख लेते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था, उस टाइम मॉन्टेग्यू ने ये डिक्लेरेशन किया था कि हम भारत की जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार की स्थापना करवाएंगे। ठीक है ना, और यही इस डिक्लेरेशन में एक बेस बना था अपने एक्ट का जो आने वाला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अपन देखेंगे आगे, है ना गाइस। फिर 1918 में आप देखते हैं एक साल बाद वर्ल्ड वॉर एंड हो जाता है और उसी के जस्ट एक साल बाद आता है अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में पहली बार प्रियम्बल देखने को मिला था और इस प्रियम्बल का ऑब्जेक्टिव ये था कि हम भारत में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना करेंगे। ठीक है ना, जो कि अगस्त डिक्लेरेशन में मॉन्टेग्यू ने कहा ही था, है ना गाइस। और ये कहा गया था कि भारत की जनता द्वारा एक चुनी हुई सरकार बनवाएंगे। ठीक है ना, तो ये भी अगस्त डिक्लेरेशन में एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था मॉन्टेग्यू का। ठीक है ना गाइस, लेकिन इधर पे एक प्रोविजन और था। ठीक है ना, वो ये कहा गया था कि इंडिया जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का स्टिल एक इंटीग्रेट पार्ट रहेगा, है ना। यानी भारत की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार तो बनेगी लेकिन वो अभी भी रिपोर्ट करेगी किसको, ब्रिटिश पार्लियामेंट को, है ना गाइस। तो अपन आगे चलते हैं। ये आपने समझा एक्चुअली बैकग्राउंड में क्या क्या हुआ था उस टाइम। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन से चेंज आए इस एक्ट के थ्रू।
ठीक है ना। लेकिन उसके पहले अपन समझते हैं कि बैकग्राउंड में कौन कौन से इवेंट हो रहे थे, है ना गाइस। तो आप देखेंगे बैकग्राउंड में लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था, और लखनऊ पैक्ट में ये डिमांड रखी गई थी कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ना, जो कैबिनेट मिनिस्टर है ब्रिटिश पार्लियामेंट का, उसकी जो सैलरी है इंडियन फंड से ना दी जाए, ठीक है ना गाइस। क्योंकि वो ये डिमांड इसलिए रखी गई थी क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर है, कहाँ का, ब्रिटिश पार्लियामेंट का, है ना, वो इंडियन पार्लियामेंट का तो है नहीं, तो उसकी सैलरी जो है वो इंडियन फंड से ना दी जाए, है ना। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये कहा, देखो भाई, कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो दो तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है, एक है पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, और दूसरा है एजेंसी वर्क, ठीक है। और ये जो एजेंसी वर्क है, ये एक तरीके का वही फंक्शन है जो आज के टाइम पे कोई भी कंट्री की एम्बेसी करती है ना। और उन्होंने ये कहा कि एजेंसी वर्क है, ये जो है ये एम्बेसी का काम है, ये कैबिनेट मिनिस्टर का काम तो है नहीं, और इसीलिए हम जो सैलरी है इसकी इंडियन फंड से देते हैं, ठीक है ना गाइस। लेकिन अगर आपको दिक्कत है तो हम एक काम करते हैं, इसमें चेंजेस कर देते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में देखते हैं क्या चेंजेस देखने को मिले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में चेंजेस ये आया कि एक नया ऑफिस क्रिएट कर दिया गया जिसको बोलते हैं हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया ऑफिस, ठीक है ना। और ये जो ऑफिस था ये लंदन में ही था, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का काम था एजेंसी वर्क का, वो अब सौंप दिया गया हाई कमिश्नर को, ठीक है ना गाइस। ये काम अब हाई कमिश्नर का हो गया। तो इस बेसिस पे देखा जाए तो लखनऊ पैक्ट की जो डिमांड थी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सैलरी जो है वो इंडियन फंड से ना दी जाए, तो ये भी फुलफिल हो गई, क्योंकि अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सैलरी जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट पे करने लगी, ठीक है। वहीं पे एक नया ऑफिस बना दिया गया, ठीक है ना, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया ऑफिस, ठीक है ना, और उसकी सैलरी अब दी जाने लगी इंडियन फंड से, ठीक है ना गाइस। अब देख लेते हैं और क्या क्या चेंजेस आए। एक्चुअली उस टाइम वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी, ठीक है ना, जो सेंट्रल लेवल पे काम करती थी, ठीक है। इसमें टोटल 6 मेंबर हुआ करते थे, ठीक है। इसके चेयरमैन वॉइसरॉय हुआ करते थे और 6 मेंबर हुआ करते थे, ठीक है ना। इसमें क्या क्या चेंजेस आए अपन देख लेते हैं, ठीक है। उसके पहले अपन समझेंगे कि 1919 जो एक्ट था उसके पहले क्या पोजीशन थी, ठीक है ना। उसके पहले ये था कि वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, है ना, जब 1909 का एक्ट आया था, ठीक है, उसमें एक इंडियन को इंक्लूड किया गया था, ठीक है ना, एज अ लॉ मेंबर। वो थे अपने सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी, ठीक है ना। लेकिन वहीं पे 1919 का जब एक्ट आया तो उसमें कुछ प्रोविजन डाले गए नए। वो प्रोविजन ये थे कि अब वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें टोटल 6 मेंबर थे, और उन 6 मेंबर में से अब 3 जो मेंबर हैं वो इंडियन हुआ करेंगे, ठीक है ना। तो एक मेजर चेंज आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और वो जो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके काम क्या क्या थे, ठीक है ना। कुछ अफेयर थे अपने होम अफेयर्स के वर्क को ये परफॉर्म करते थे, ठीक है। वहीं पे कुछ मिलिट्री रिलेटेड वर्क ये परफॉर्म करते थे, ठीक है ना। कुछ लॉ रिलेटेड वर्क थे, कुछ रेवेन्यू वाले, कुछ फाइनेंस और पब्लिक वर्क, ठीक है ना। ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल का डिवीजन था और उनके वर्क का डिवीजन था, ठीक है ना गाइस। तो आपको क्या क्या देखने को मिला चेंजेस एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सबसे पहले जो सैलरी थी वो अब इंडियन फंड से नहीं दी जाने लगी, ठीक है ना। वहीं पे एक नया ऑफिस बना दिया गया, वो था अपना हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया का ऑफिस, ठीक है ना, और उसका काम था एजेंसी वर्क, और उसकी जो सैलरी थी वो इंडियन फंड से दी जाने लगी अब, ठीक है ना। वहीं पे वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी उसके जो 6 मेंबर थे टोटल, उसमें से अब 3 मेंबर जो है वो इंडियन हुआ करेंगे, ठीक है ना गाइस। तो ये हुआ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चेंजेस जो देखने को अपन को मिले थे, ठीक है ना गाइस। अपन आगे चलते हैं, ठीक है गाइस। जैसे कि आप सभी को पता है एमपीपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और उसमें एमपीपीएससी प्रीलिम्स की 2020 जो है उसकी डेट जल्दी घोषित की गई है, ठीक है ना। उसी को देखते हुए अपने महात्मा गांधी ने एक बैच चालू किया है जो कि 7 दिसंबर से चालू हो चुका है, ठीक है ना, जो कि प्री प्रोस्पेक्टिव रहेगा, ठीक है ना। आप आके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी एक्सपीरियंस फैकल्टी है इधर पे, ठीक है ना गाइस। और 3 दिन का इसमें डेमो भी रहेगा, ठीक है। और साथ ही एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की गई है जो कि 27 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। टोटल 42 टेस्ट हैं इसमें, ठीक है ना गाइस। तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी
ठीक है ना, काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव मिलेंगे नए नए, ठीक है ना, जिनको आप सॉल्व करके अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना गाइस। ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों में आप एक्सेस कर पाएंगे इसको, ठीक है ना। MGIS के ऐप के थ्रू आप इसको ऑनलाइन मोड में भी ले सकते हैं, ठीक है ना गाइस। अपन आगे चलते हैं। अब अपन देखेंगे सेंट्रल लेजिस्लेचर में कौन कौन से चेंजेस आए इस एक्ट के थ्रू। लेकिन सबसे पहले इसको समझने के लिए अपन बैकग्राउंड में जाते हैं, है ना। बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें थी पहले। बैकग्राउंड में एक्चुअली ये था कि 1909 का एक्ट था, ठीक है ना, क्योंकि 1919 का एक्ट तो आया नहीं था, है ना। सब कुछ जो भी प्रोविजन थे वो 1909 के एक्ट के फॉलो किए जा रहे थे, ठीक है ना। उसमें ये था कि जो सेंट्रल लेजिस्लेशन था उसमें एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, ठीक है, जो कि वॉइसरॉय की थी, ठीक है ना, और साथ में कुछ एडिशनल मेंबर हुआ करते थे, जिनकी जो संख्या है वो 16 से 60 हुआ करती थी, ठीक है ना गाइस। और फिर आप देखेंगे लखनऊ पैक्ट जो साइन हुआ था उसमें कुछ डिमांड भी रखी गई थी, है ना। लखनऊ पैक्ट में डिमांड ये रखी गई थी अपने नेशनल लीडर्स द्वारा कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ना, उसके मेंबर बढ़ा दिए जाए। जो आपने देख लिया वो एडमिनिस्ट्रेशन में अपने चेंजेस हो चुके हैं, ठीक है ना, 3 इंडियन मेंबर आ चुके हैं। वहीं पे एडिशनल मेंबर जो हैं उनकी भी संख्या जो है बढ़ा के कर दी जाए 150, ठीक है, जिसमें से लगभग 75 जो हैं वो इंडियन होने चाहिए, और इन्हीं 75 में से, ठीक है ना, 1/3 जो सीट है वो मुस्लिम के लिए रिजर्व हो। ठीक है, इसी डिमांड्स को देखते हुए अपन देखेंगे आगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या चेंजेस देखने को मिले सेंट्रल लेजिस्लेशन में, ठीक है ना गाइस। आप देखेंगे यहाँ पे सेंट्रल लेजिस्लेशन में सबसे पहले बाइकैमरलिज्म इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है ना। बाइकैमरलिज्म यानी 2 हाउस हो गए लेजिस्लेचर के, ठीक है, किसके, सेंट्रल लेजिस्लेचर के, ठीक है ना गाइस। पहला हाउस था सेंट्रल असेंबली, ठीक है ना, जिसको अपन लोअर हाउस भी कहते हैं, ठीक है, और दूसरा था अपना काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको अपन अपर हाउस भी कहते हैं, ठीक है ना गाइस। इसके मेंबर 2 तरीके से आते थे, ठीक है ना। कुछ मेंबर जो थे वो इलेक्टेड थे, वहीं पे कुछ मेंबर जो हैं वो नॉमिनेटेड थे, ठीक है। वहीं पे काउंसिल ऑफ स्टेट में भी 2 तरीके से मेंबर आते थे, कुछ मेंबर इलेक्टेड थे और कुछ नॉमिनेटेड थे, ठीक है। तो जैसे कि कहा गया था कि हम भारत की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार बनाएंगे, ठीक है ना। तो आप देखेंगे उसका इफेक्ट इधर पे इलेक्टेड मेंबर आने लगे थे अब किधर पे, सेंट्रल लेजिस्लेशन में अपने, ठीक है ना गाइस। लेकिन ये इलेक्टेड मेंबर कौन कौन सी सीट से आते थे उसको अपन देख लेते हैं, ठीक है ना गाइस। आप देखेंगे, ठीक है, सबसे पहले अपनी जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है, कुछ मेंबर इलेक्ट होके जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी से आते थे, ठीक है। वहीं पे कुछ मेंबर मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्ट होके आते थे, ठीक है, और कुछ सीट रिजर्व की गई थी, ठीक है, किसके लिए, एंग्लो इंडियन के लिए, यूरोपियन के लिए, सिख्स के लिए, ठीक है, वहीं पे क्रिश्चियंस के लिए, ठीक है, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए, ठीक है ना गाइस। तो ये जो भी मेंबर है इलेक्टेड वो इधर से आते थे, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूंसी से आते थे कुछ कुछ, और कुछ कुछ सीट रिजर्व की गई थी, यहां से ये सब लोग इलेक्ट होके अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते थे, ठीक है। वहीं पे आप देखेंगे काउंसिल ऑफ स्टेट में भी 2 तरीके से मेंबर आ रहे हैं, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, ठीक है ना। इसमें भी इलेक्टेड मेंबर जो इलेक्ट होके आ रहे थे वो आते थे जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी से, ठीक है, मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी से, ठीक है ना, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है ना, जो कि था बॉम्बे, बंगाल और बर्मा से, ठीक है ना। कुछ सीटें रिजर्व थी सिक्स कम्युनिटी के लिए, ठीक है ना, कुछ एंग्लो इंडियंस के लिए, ठीक है। तो ऐसे करके पूरी कंपोजिशन बनती थी अपने, ठीक है ना, सेंट्रल लेजिस्लेशन की, ठीक है ना। 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया था, बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, है ना, और मेंबर्स की संख्या भी बढ़ा दी गई थी, ठीक है ना गाइस। एक्चुअली लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसमें अब मेंबर थे 145, ठीक है ना, और काउंसिल ऑफ स्टेट में जो मेंबर थे वो थे अराउंड 60। तो आप देखेंगे कि ये जो डिमांड थी लखनऊ पैक्ट की कि सीट बढ़ा के 150 कर दी जाए, तो उस डिमांड को भी फुलफिल कर दिया गया। ये सीट और ज़्यादा थी,
है ना, 150 से भी ज़्यादा, लगभग 205 सीट हो गई थी अब, ठीक है ना गाइस। और साथ में लखनऊ पैक्ट में एक डिमांड और दी गई थी कि जो अपनी असेंबली है ना, उसकी जो टेनर है वो बढ़ा दिया जाए, है ना, 3 साल से 5 साल कर दिया जाए। तो आप देखेंगे यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी उसका टेनर तो 3 ईयर ही रखा गया था, ठीक है, लेकिन काउंसिल ऑफ स्टेट का जो टेनर है, कार्यकाल जो है वो 5 साल कर दिया गया था, ठीक है। तो ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, स्ट्रेंथ बढ़ा दी गई, टेनर बढ़ा दिया गया, ठीक है ना, बाइकैमरेज इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे इसमें, ओके। आगे चलते हैं अपन, ठीक है। फिर अपन समझेंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर पे कौन कौन से चेंजेस देखने को मिले इस एक्ट के थ्रू। लेकिन फिर से अपन दोबारा से एक बैकग्राउंड को समझेंगे, ठीक है ना, कि इससे पहले क्या क्या कंडीशंस थी, ठीक है ना। तो 1909 के एक्ट में आप सभी को पता है कि जो प्रोविंसेस था वो 7 जगह से इलेक्ट होकर आती थी, ठीक है ना, यानी 7 प्रोविंशियल लेजिस्लेशन था अपने यहाँ, है ना, 7 जगह, 7 प्रोविंसेस में, ठीक है ना। कौन कौन से जगह थी वो? पहला था बॉम्बे, ठीक है, बंगाल, बर्मा, मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंसेस, और था अपना पंजाब, ठीक है, और था आसाम। तो ये 7 प्रोविंसेस मिला के प्रोविंशियल लेजिस्लेशन बनता था, ठीक है ना। अलग अलग प्रोविंशियल लेजिस्लेशन था इन 7 प्रोविंसेस में, ठीक है ना गाइस। और प्रोविंशियल लेजिस्लेशन में कुछ एडिशनल मेंबर भी हुआ करते थे, ठीक है, जो कि इलेक्टेड भी थे और नॉमिनेटेड भी थे, ठीक है ना गाइस। अभी आपने समझा। अब अपन देखेंगे इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले, ठीक है ना। एक्चुअली यहाँ पे जो 7 जगह प्रोविंशियल लेजिस्लेशन जो था, है ना, उसकी संख्या बढ़ा के कर दी गई 9, ठीक है ना। और 2 जगह नए प्रोविंशियल लेजिस्लेशन इंक्लूड किए गए, ठीक है ना। एक था अपना बंगाल एंड उड़ीसा, सॉरी, बिहार एंड उड़ीसा, ठीक है। और दूसरा था अपना सेंट्रल प्रोविंसेस, ठीक है। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेशन की जो संख्या थी वो 9 कर दी गई। वहीं पे एडिशनल मेंबर जो थे, है ना, जो इसमें इलेक्ट होके आते थे, है ना, वो ये कहा गया इस एक्ट में कि जो इलेक्टेड मेंबर हैं, एडिशनल मेंबर जो हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेशन के, है ना, जो इलेक्टेड मेंबर हैं, उसमें से 3 से 4 मेंबर को मिनिस्टर भी बनाया जाएगा, है ना। तो ये भी प्रोविजन इंक्लूड किया गया, ठीक है ना। साथ ही आप देखेंगे यहाँ पे कि डायरचे को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, है ना। डायरचे का मतलब होता है ड्यूल गवर्नमेंट, है ना, या गवर्नमेंट ऑफ 2, ठीक है। इसको अपन समझेंगे, लेकिन इसको समझने से पहले अपन फिर पीछे एक बैकग्राउंड में जाएंगे, ठीक है ना, समझेंगे कि क्या क्या इश्यूज थे जिसकी वजह से डायरची इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है ना। तो आप देखेंगे एक एक्ट आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का। उस एक्ट में प्रोविंशियल लेजिस्लेशन को यह पावर दी गई थी कि आप अपनी अपनी प्रोविंसेस के लिए, ठीक है ना, अपने एक लॉ बना सकते हैं, ठीक है ना। और इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन ये जो पावर थी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को लॉ बनाने की, ये काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल थी, क्योंकि कोई भी लॉ बनी ही नहीं पा रहा था उस टाइम तक, है ना, लगभग 1919 तक। क्योंकि हो क्या रहा था, ठीक है ना, आप एक एग्जाम्पल से समझो कि ये जैसे समझ लो आप रेवेन्यू का कुछ काम है ना, रेवेन्यू से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट का काम है, तो उस सब्जेक्ट में अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस पे प्रोविंशियल लेजिस्लेशन कुछ अपने लिए कुछ पर्सनल एक्ट बनाएगी या फिर सेंट्रल लेजिस्लेशन जो एक्ट बना रही है उस एक्ट को फॉलो करेगी। तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल एक सिचुएशन थी उस टाइम, है ना। कोई भी एक्ट एक तरीके से बन नहीं पा रहा था, है ना। और उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में डायरचे को इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें एक्चुअली हुआ क्या, इसमें 2 सब्जेक्ट अलग अलग कर दिए गए, ठीक है ना। जो कंट्रोवर्सी पहले हो रही थी, है ना, कि सेंट्रल लेजिस्लेशन एक्ट बनाएगा कि प्रोविंशियल लेजिस्लेशन एक्ट बनाएगा, वो दोनों सब्जेक्ट अलग अलग कर दिए गए। एक कर दिया गया सेंट्रल सब्जेक्ट और दूसरा कर दिया गया अपना प्रोविंशियल सब्जेक्ट, ठीक है ना। सेंट्रल सब्जेक्ट में आप देखेंगे तो लगभग 47 सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए। वहीं पे प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो थे उसमें 50 सब्जेक्ट के अराउंड ऐड किए गए, ठीक है ना। सेंट्रल सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट थे जिसमें एक यूनिफॉर्मिटी की जरूरत थी,
ठीक है ना, जो नेशनलाइज्ड एक तरीके से इंपॉर्टेंट जो इश्यूज थे उसके ऊपर थे वो, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप समझो, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी हो गई अपनी, ठीक है, मिलिट्री रिलेटेड अफेयर्स हो गए कुछ, या डिफेंस रिलेटेड, ठीक है, या रेवेन्यू या करेंसी के लिए कुछ अफेयर्स हो गए, ठीक है ना। तो जिनमें एक यूनिफॉर्मिटी की जरूरत थी, ठीक है ना, और जो नेशनल इंपॉर्टेंसेस के थे जो सब्जेक्ट, ठीक है ना, वो रखे गए सेंटर सब्जेक्ट में। वहीं पे आप देखेंगे प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो है, ठीक है ना, उसको भी आप जब देखेंगे आगे, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है ना। एक था ट्रांसफर सब्जेक्ट और एक था रिजर्व सब्जेक्ट, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर देता हूं जिससे आपको इजीली दिख पाए। ठीक है, तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, एक था अपना ट्रांसफर सब्जेक्ट और एक था रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफर सब्जेक्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था गवर्नर और इंडियन मिनिस्टर द्वारा, ठीक है। इंडियन मिनिस्टर वही मिनिस्टर है ये जो अपन ने देखा था कि प्रोविंशियल लेजिस्लेशन में जो एडिशनल मेंबर थे उसमें से ये प्रोविजन दिया गया था 1919 के एक्ट से कि कुछ 3-4 मेंबर्स को जो इलेक्टेड हैं, एडिशनल मेंबर हैं, है ना, उनको मिनिस्टर बना दिया जाएगा। तो वो सब लोग एडमिनिस्ट्रेट करते थे अपने ट्रांसफर सब्जेक्ट को। वहीं पे रिजर्व सब्जेक्ट जो थे, ठीक है, उसको एडमिनिस्ट्रेट करते थे अपने गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसकी, ठीक है ना गाइज। तो ये चेंजेस आपको देखने को मिले प्रोविंशियल लेजिस्लेशन में, ठीक है ना। डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ठीक है ना, सब्जेक्ट को बांट दिया गया, ठीक है ना, एडिशनल मेंबर बढ़ा दिए गए और साथ साथ में उन मेंबर्स में से कुछ मिनिस्टर भी बनाए गए, ठीक है ना गाइज। और जो प्रोविंसेस थी, ठीक है ना, जो सेवन प्रोविंसेस थी जिसमें लेजिस्लेचर था, है ना, उनको बढ़ा के कर दिया गया 9, है ना। कौन कौन सी ऐड करी गई अपनी, एक थी बिहार एंड उड़ीसा एंड दूसरी थी अपनी सेंट्रल प्रोविंसेस, ठीक है ना गाइज। तो ये कुछ चेंजेस आपने देखे होंगे इसमें एक्ट में। अपन आगे चलते हैं, ठीक है। इस एक्ट का ऊपर असेसमेंट करेंगे कि क्या क्या पॉजिटिव गेन्स हुए अपन को या फिर क्या लॉस हुए, क्या नेगेटिव्स अपन को इस एक्ट के बेसिस पर देखने को मिले, ठीक है ना। अपन देखेंगे कि पॉजिटिव क्या क्या रहा, ठीक है ना गाइज। तो सबसे पहले आप देखेंगे प्रियम्बल इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, और वो प्रियम्बल क्या था कि ग्रेजुअली हम इंडिया में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करवाएंगे, ठीक है ना गाइज, ये सभी आपको पता है, ठीक है। और पहली बार बजट को भी सेपरेट कर दिया गया था, ठीक है ना। जैसे आज के टाइम पे है अपना सेंटर जो है एक अलग बजट बनाता है और अपने स्टेट जो है अलग बजट बनाते हैं, वैसे ही सेंटर और प्रोविंसेस के बजट अलग अलग बनने लगे थे, ठीक है ना। ये पहली बार आया ही था अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। यहीं पे आप देखेंगे डायरेक्ट इलेक्शन एंड फ्रेंचाइजीज, है ना, डायरेक्ट इलेक्शन आप देखने को मिले थे सेंट्रल लेजिस्लेशन में, ठीक है ना, काउंसिल ऑफ स्टेट में वो इंट्रोड्यूस हो गए थे, ठीक है ना। और फ्रेंचाइजीज को दिया गया था, ठीक है, जो कि दिया गया था 3 बेसिस पे, ठीक है ना गाइज। कौन कौन सा, प्रॉपर्टी, टैक्स एंड एजुकेशन, ठीक है। ये 3 बेसिस पे फ्रेंचाइजीज दी जाती थी, ठीक है, जिससे आप इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर पाएँ, ठीक है ना, पार्टिसिपेट कर पाएँ। और आप देखेंगे सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन ये एस्टैब्लिश हुई थी इस एक्ट के बेसिस पे, ये बनी थी 1926 में, ठीक है ना गाइस। फिर आप देखेंगे साइमन कमीशन, ये एक तरीके की स्टेटरी कमीशन थी। एक्चुअली जब ये एक्ट आया था 1919, उसमें एक प्रोविजन डाला गया था कि ये डाला गया था कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म है आगे की, वो किए जाएंगे कब, 10 साल बाद। 10 साल बाद कैसे किए जाएंगे, ये ऐसे किए जाएंगे कि ये कमीशन अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है ना। वो जो कमीशन है वो इस एक्ट के प्रोविजन को रिव्यू करेगा, ठीक है ना, और नई डिमांड्स को देखेगा, ठीक है ना, और प्रपोज करेगा कुछ नए लेजिस्लेशन को, ठीक है ना, कि क्या क्या चेंजेस, क्या क्या लॉ में लेजिस्लेशन लाने हैं नए नए, है ना। तो ये जो कमीशन था साइमन कमीशन, ये अपॉइंट किया गया था इस एक्ट के बेसिस पे ही, है ना। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि साइमन कमीशन कौन कौन से एक्ट के बेसिस पे एक तरीके से बना था, है ना। तो इसका जो प्रोविजन था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ही था, ठीक है ना गाइस। फिर अपन देखेंगे कुछ नेगेटिव्स, ठीक है ना, क्या क्या अपन को देखना पड़ा, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे फ्रेंचाइजीज जो है वो काफ़ी लिमिटेड थी उस टाइम, ठीक है ना। कौन कौन से बेसिस पे दी जाती थी, प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन, ठीक है ना। इसीलिए लगभग जो इलेक्शन हुआ करते थे, है ना, उसमें जो पार्टिसिपेशन था इंडियंस का वो काफ़ी कम रह गया, है ना। लगभग 17,000 पीपल्स ही पार्टिसिपेट कर पाए इलेक्शन में, है ना। और साथ में आप देखेंगे डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट था वो नॉट सेटिस्फैक्ट्री एट द सेंटर, ठीक है ना। सेंटर में डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट जो था इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, जिसकी वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही थी, ठीक है ना, हिंड्रेंस आ रही थी लॉ मेकिंग प्रोसेस में अपने, ठीक है ना। और डायर्सिटी जो था वो इरेशनल था एंड हैंस अनवर्केबल,
और प्रोविंशियल लेजिस्लेशन में भी जो डायरची इंट्रोड्यूस किया गया था वो भी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, है ना, वर्केबल नहीं था, है ना। और इसी के बाद फिर आप देखेंगे जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अपन पढ़ेंगे तो क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है ना, साइमन कमीशन ने क्या क्या रिकमेंड किया, ठीक है ना, क्योंकि कुछ कुछ नेगेटिव्स भी देखने को मिले थे अपन को इस एक्ट के, ठीक है ना गाइस। फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है। कांग्रेस का रिएक्शन देख लेते हैं कि इस एक्ट पे कांग्रेस ने किस तरीके से रिएक्ट किया, ठीक है ना, क्योंकि आपने देखा होगा जब आप पुराने क्वेश्चन देखेंगे तो अभी जो एमपीपीएससी 2020 हुआ था, ठीक है, उसमें डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछ किए गए थे, है ना, कि ये स्टेटमेंट किस पर्सनैलिटी ने दिया है ना। उसी को देखते हुए मैंने कुछ स्टेटमेंट ऐड किए गए हैं यहाँ पे, कुछ क्विट ऐड किए गए हैं यहाँ पे, ठीक है ना, उनको अपन पढ़ेंगे और आप याद रखिएगा इनको, है ना, क्योंकि चांसेस अब बनने लगे हैं कि स्टेटमेंट पे भी क्वेश्चन आने लगा है, ठीक है ना गाइस। तो अपन देखेंगे बाल गंगाधर तिलक ने क्या स्टेटमेंट दिया था इस एक्ट के बेसिस पे, ठीक है ना, टर्म द रिफॉर्म एज अनवर्दी एंड डिसअपॉइंटिंग अ सनलेस डाउन, ठीक है ना, एक सनलेस डाउन की तरह इसको कंपेयर किया गया था, ठीक है ना, इस एक्ट को, ठीक है। वहीं पे आप देखेंगे एनी बेसेंट जो थी उन्होंने क्या कमेंट किया था, ठीक है ना, उन्होंने बोला था अनवर्दी ऑफ इंग्लैंड टू ऑफर द इंडिया टू एक्सेप्ट, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट था एनी बेसेंट का। वहीं पे आप अपने गांधी जी का स्टेटमेंट क्या था वो देखेंगे, ठीक है, द मॉन्टेग्यू रिफॉर्म वॉज ओनली अ मेथड ऑफ फर्दर ड्रेनिंग इंडिया ऑफ हर वेल्थ एंड ऑफ प्रोलॉन्गिंग हर सर्विट्यूड, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट जो था वो महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था, ठीक है ना गाइस। ये अपनी वेबसाइट है महात्मा गांधी की, ठीक है ना, और कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पे दी गई हैं, इसको स्कैन करके आप सीधे एक्सेस कर पाएंगे अपने पेज पे महात्मा गांधी के, और भी जो इन्फॉर्मेशन है कुछ आपने प्रीलिम्स से रिलेटेड या एमपीपीएससी से रिलेटेड वो आप एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है ना गाइज। काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना गाइज। तो आप एक्सेस करिएगा इन QR कोड के थ्रू इस वेबसाइट पे अपनी, ठीक है ना गाइज। और अपन आगे चलते हैं, इसी के साथ ये लेक्चर मेरा खत्म होता है। अब अपन आगे वाले लेक्चर में देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, ठीक है ना, सब्सक्राइब करिएगा जिससे आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है ना गाइज, और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के बीच में, ठीक है गाइज। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नॉलेजेबल चीज़ों के साथ, ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।